नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे डिलीवरी बॉय के ऊपर है जिसका अस्तित्व इस घटना के बाद हमेशा के लिए मिट गया। मगर जोमेटो वालों के मुताबिक और उस लड़के के कॉल रिकॉर्डिंग के अनुसार इस घटना की जानकारी मैं आज आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। राजीव पिछले 4 महीने से रांची में जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। वो बस 24 साल का था, न ज्यादा पढ़ा लिखा, ना कोई बड़ा सपना। बस इतना कि घर के हालात ठीक हो जाए, माँ की दवा टाइम पर आ जाए और छोटी बहन की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। उसका घर रांची के बाहरी इलाके में था, 1-2 कमरों की कच्ची सी दीवारों वाला मकान जिसकी छत हर बरसात में टपकने लगती थी। बाइक उसकी खुद की नहीं थी, जोमेटो वालों ने दी थी, लेकिन राजीव को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसने तो जैसे अपने दिल को समझा लिया था, काम करना है तो हर हाल में करना है। वो नाइट के शिफ्ट में काम किया करता था क्योंकि रात के वक्त अच्छी कमाई हो जाती है। दिन के मुकाबले इतनी मेहनत करते रहने के बावजूद उसने अपने माथे पर किसी तरह की शिकन तक ना आने दी। उस रात भी वैसा ही था, एकदम आम सी रात। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये आम रात राजीव की जिंदगी की आखिरी डिलीवरी वाली रात बन जाएगी। रात के करीब 8-8:30 बजे उसे एक नया ऑर्डर आया। मोबाइल स्क्रीन पर ऑर्डर का पता देखकर राजीव कुछ देर तक रुक गया। वन विहार रिजॉर्ट, बिरसा जंगल के पास। ये कहाँ है यार? उसने खुद से कहा। उसने नक्शे में लोकेशन खोली। मोबाइल का नेटवर्क थोड़ा धीमा था, लेकिन रिजॉर्ट का नाम सही सही दिखा रहा था। उस जगह की ओर उसने आज तक कोई डिलीवरी नहीं की थी। उसके दोस्त सूरज और इमरान भी कई बार बोल चुके थे कि बिरसा जंगल के पार ज्यादा अंदर की ओर कभी मत जाना, उधर रात में सब कुछ अजीब लगता है। लेकिन उस वक्त राजीव ने ज्यादा नहीं सोचा। उसे बस इतना दिखा, 110 की डिलीवरी चार्ज और 20 मिनट की दूरी। रात का वक्त था तो डबल इंसेंटिव भी चल रहा था। उसने एक लंबी सांस ली, मोबाइल को डैशबोर्ड पर सेट किया, बैग कसकर पीठ पर टांगा और बाइक स्टार्ट कर दी। एक बार मिरर में पीछे मुड़कर देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। लेकिन उसे क्या पता था, जो कुछ वो पीछे छोड़ रहा है वो अब कभी दोबारा देख नहीं पाएगा। ऑर्डर को रिसीव करने के बाद राजीव सीधे उस रेस्टोरेंट की ओर बढ़ा जहां से खाना लेना था। वो एक जाना पहचाना रेस्टोरेंट था जहां से वो पहले भी कई दफे ऑर्डर पिक कर चुका था। वहां के वेटर ने ऑर्डर पैक किया और खाना उसे थमाया। 2 फुल प्लेट मटन करी, 4 बटर नान, 1 स्वीट डिश और पानी की 2 बोतलें। राजीव ने बैग में खाना सावधानी से रखा ताकि कुछ भी गिर ना जाए, और फिर एक बार रूट चेक करने के लिए मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली। लोकेशन अभी भी वन विहार रिजॉर्ट बिरसा जंगल के पार ही दिखा रही थी। दूरी करीब 14 किलोमीटर। सड़क की सड़कों पर अब कम ही गाड़ियां थी और ज्यादातर दुकानें बंद होने लगी थी। एक एक कर स्ट्रीट लाइट्स पीछे छूटती जा रही थी और आगे सिर्फ बाइक की धुंधली सी पीली रोशनी। शहर की रोशनी जैसे जैसे पीछे छूट रही थी, सामने का अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। राजीव के चेहरे पर अब हल्की गंभीरता थी। वो हर 2 मिनट पर अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीपीएस ठीक से चल रहा है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो बिरसा जंगल के करीब पहुंचा, उसे एक झटका सा लगा। मोबाइल स्क्रीन अचानक सफेद हो गई। नो नेटवर्क। यह संदेश फोन की ऊपरी पट्टी पर चमकने लगा। राजीव ने बाइक रोकी, एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और मोबाइल को हवा में उठाकर नेटवर्क तलाशने की कोशिश करने लगा, जैसे हम सब करते हैं जब सिग्नल चला जाए। साला ये नेटवर्क भी ना अभी के अभी गायब होना था इसे, वो खुद से बड़बड़ाया। वो कुछ मिनट वहीं खड़ा रहा, इस उम्मीद में कि शायद सिग्नल लौट आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जीपीएस वहीं फ्रीज हो गया था और आखिरी मोड़ पर जहां से उसे जंगल की ओर मुड़ना था, अब उसके पास 2 ही रास्ते थे। या तो वो वापस लौट जाए और ऑर्डर कैंसिल कर दे, या फिर अपनी समझ और हिम्मत से आगे बढ़े। तो राजीव ने दूसरा रास्ता चुना। चलो, रिजॉर्ट ही तो है, ज्यादा दूर नहीं होगा, उसने खुद से कहा। वो फिर से बाइक पर बैठा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सड़क अब और सुनसान हो गई थी।
दाएं बाएं ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे और उनके बीच से ठंडी हवा एक अजीब सी सरसराहट के साथ निकल रही थी। कुछ ही मिनटों बाद उसे एक पतली सी कच्ची सड़क दिखी जो सीधी जंगल के अंदर जा रही थी। वो रुका, हेलमेट हटाकर रास्ते को अच्छे से देखा। शायद यही रास्ता है रिजॉर्ट का। जीपीएस अगर साथ होता तो वो कभी उस राह पर नहीं जाता, लेकिन अब फैसला उसे अपनी समझ से ही करना था। रास्ता काफी सकरा था और बाई तरफ झाड़ियों के बीच कहीं कहीं से जंगली आवाजों भी आ रही थी, जैसे कोई सियार या उल्लू। राजीव ने एक बार फिर से भगवान का नाम लिया, बैग कसकर पीठ से चिपकाया और बाइक उस कच्ची सड़क पर मोड़ दी, उसी जंगल की ओर जहां से फिर कोई आवाज लौट कर नहीं आती। करीबन 15 मिनट तक वो उसी कच्ची सड़क पर बाइक चलाता रहा। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, दोनों ओर घना जंगल था। कहीं कहीं झाड़ियों से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई सरसराहट, कभी दूर से किसी जानवर की चीख जैसी आवाज। राजीव अब थोड़ा बेचैन हो गया था। इतना अंदर तक रिजॉर्ट कौन बनाता है यार, उसने खुद से गुस्से में कहा। थोड़ी देर चलने के बाद सामने कुछ घर जैसे ढांचे उसे दिखाई देने लगे। वो बाइक की स्पीड कम कर देता है और हेलमेट उतारकर ध्यान से देखता है। एक अजीब सा गांव था। घर कच्चे थे, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छतें, कुछ झोपड़ी नुमा मकान, लेकिन सब जगह एक गहरा सन्नाटा पसरा था। ना कोई आदमी, ना कोई बच्चा, ना कोई जानवर, ना ही किसी घर से रोशनी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह गांव बहुत पुराना हो, एकदम बंजर। सब कुछ अस्वाभाविक रूप से शांत था। राजीव ने बाइक रोक दी और कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगा। तभी सामने एक घर का दरवाजा धीरे से खुला, चरमराती आवाज के साथ, और वहां से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी चाल बहुत धीमी थी, शरीर दुबला पतला, सफेद धोती, फटा पुराना कुर्ता पहने हुए। वो बूढ़ा राजीव की ओर देखता है बिना कुछ कहे, फिर धीरे से बोला, खाना लाए हो ना, दरवाजे पर रख दो और वापस चले जाओ। राजीव थोड़ा चौंका। उसने जवाब में पूछा, पर यह तो रिजॉर्ट नहीं है। मैं रिजॉर्ट के लिए आया हूं, आप कौन है दादा? रिजॉर्ट तो शायद आगे होगा। बूढ़ा आदमी कुछ पल खामोश रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अजीब थी, जैसे जबरदस्ती चेहरा खींचा गया हो। उसमें कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ एक कालीपन। रिजॉर्ट यही है बेटा, बस खाना यहीं रख दो, उसने धीरे से कहा। राजीव अब और ज्यादा उलझ गया था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, जीपीएस बंद हो चुका था और अब तक डिलीवरी टाइम भी खत्म होने वाला था। अगर देर करता तो उसे ड्यूटी के बाद कंप्लेन का सामना करना पड़ता। उसने आसपास देखा, कोई और इंसान नहीं, कोई बोर्ड नहीं, कोई रिजॉर्ट जैसा गेट या साइन नहीं। फिर उसने आखिरकार बैग खोला, खाना बाहर निकाला और बूढ़े के बताए अनुसार दरवाजे के बाहर एक लकड़ी के पटरे पर रख दिया। फोन से डिलीवरी कंप्लीट कर टैप किया। हालांकि ऐप धीमे चल रहा था, लेकिन किसी तरह ऑर्डर अपडेट हो गया। राजीव ने सोचा, चलो काम खत्म, अब वापस निकलता हूं। लेकिन उसे क्या पता था, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि सब कुछ तो अब शुरू होने वाला था। राजीव जैसे ही डिलीवरी पूरी करके बाइक की तरफ बढ़ा, उसने चाबी घुमाई और बाइक स्टार्ट की। उसे राहत की सांस मिली। उसने बाइक मोड़ी और वापसी की ओर चलने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक घर की खिड़की पर गई। वहां एक औरत बैठी थी, बूढ़ी औरत, झुर्रियों से भरा चेहरा, बिल्कुल सफेद बाल जो लटके हुए थे, आंखें गहरी और बुझी हुई। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब थी वो ये कि औरत किसी पुराने जमाने की टीवी की तरफ देख रही थी। टीवी चल रहा था, हल्की रोशनी, स्क्रीन पर काली सफेद चिलमिलाती तस्वीरें, जैसे कोई पुराना सिनेमा। राजीव चौंक गया, ये कैसे मुमकिन है, उसने खुद से कहा। पूरे गांव में कहीं बिजली का खंबा नहीं, न तार, न मीटर, न कोई बल्ब जैसा दिखता कुछ, लेकिन फिर भी उस घर में टीवी चल रहा है। उसने जेब से मोबाइल निकाला, बैटरी 18% रह गई थी। अब वो और ज्यादा घबरा गया। राजीव ने बाइक की स्पीड बढ़ाई और वापस उसी रास्ते पर लौटने लगा जहां से आया था। लेकिन 5-6 मिनट चलने के बाद वो फिर भी उसी गांव में ही था। क्या
उसने खुद से कहा और झटके से ब्रेक मारा। उसने दोबारा फिर वही रास्ता लिया, इस बार दूसरा दिशा में मुड़ा, लेकिन फिर वही पीपल का पेड़, वही टूटा हुआ हैंडपंप और वही एक चबूतरे पर रखा खाली खड़ा। राजीव की सांसें तेज हो गई। अब उसे समझ आ रहा था कि कुछ बहुत गलत जरूर है। उसने बाइक रोक दी और अपने चारों ओर देखने लगा। तभी वही बूढ़ी औरत जो टीवी देख रही थी, उसने दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर आई। वो सीधे राजीव की ओर देखने रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखें सीधी उसकी ओर देखी थी। राजीव अब कांप रहा था। वो औरत फिर आकर पास बोली, तुम अब यहां से जा नहीं पाओगे बेटा, जैसे हम नहीं जा पाए थे। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर में एक सर्द लहर दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब है आपका? आप कौन है दादी? वो औरत कुछ पल चुप रही, फिर बहुत धीरे से और शांत आवाज में बोली, ये गांव कभी था ही नहीं बेटा। यहाँ एक बहुत बड़ा होटल हुआ करता था। कुछ साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक पेट्रोल से भरा ट्रक इस जगह में घुस गया और उसमें भीषण आग लग गई। पूरी बस्ती जलकर खाक हो गई। ना कोई बचा, ना कोई निकला, सब यही रह गए। वो औरत फिर से बोली, हम सब जो तुम देख रहे हो, हम अब जिंदा नहीं है। हम बस यहीं रह गए इस जंगल में। और अब हर वो इंसान जो इस जगह आता है, वो यहीं का हो जाता है हमेशा के लिए, क्योंकि ये गांव दुनिया के अस्तित्व में है ही नहीं। राजीव की आंखें फैल गई। उसकी सांसें टूट टूट कर आने लगी। उसके पैर थर थर कांप रहे थे। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन हल्की आवाज करके बंद हो गया। अब उसे समझ आ गया था कि वो इस चक्रव्यूह में अब फंस चुका है। इस जंगल ने उसे भी अपने गिरफ्त में ले लिया है। उस बूढ़ी औरत की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, तुम अब यहां से जा नहीं पाओगे। उसने हड़बड़ाकर बाइक की चाबी घुमाई और जैसे तैसे इंजन स्टार्ट हुआ। उसने पूरे जोर से एक्सीलेटर घुमाया और बाइक दौड़ा दी। सामने जो रास्ता दिखा, उसी पर आंख बंद करके चल पड़ा। फिर कुछ ही मिनटों बाद फिर वही टूटा हुआ हैंडपंप, वही पीपल का पेड़ और वही सन्नाटा भरा गांव। अब उसके आंखों में आंसू भर आए और वह फिर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। उसने खुद से कहा, नहीं, ये सपना है, कुछ गड़बड़ है। वो फिर मुड़ा, इस बार उल्टी दिशा में। बाइक तेज, पर दिल उससे भी तेज धड़क रहा था। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और फिर वही जगह। अब तो जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया। राजीव समझ गया था कि वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल रही हो, रास्ते को घुमा रही हो, पेड़ों को हिला रही हो और हर मोड़ की एक ही मोड़ बना रही हो। उसने मोबाइल निकाला। बैटरी सिर्फ 5% बची थी। नेटवर्क तो कब का जा चुका था। वो थक चुका था, दिमाग से, शरीर से और सबसे ज्यादा अपने डर से। रात के 2 बज चुके थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने इधर उधर देखा, कहीं कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं, और वो बूढ़ी औरत, वो भी नहीं थी अब। फिर उसकी नजर एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर पड़ी जो किसी झाड़ी के पास पड़ी थी, धूल और पत्तों से ढकी हुई। उसने बाइक और एक पेड़ के नीचे रोकी, मोबाइल जेब में डाला और खुद को खटिया पर गिरा दिया। उसका बदन थर थर कांप रहा था, सांसें लड़खड़ा रही थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन बोला, भगवान, अब या तो मुझे बचा लो या मुझे खत्म कर दो। और चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ को याद करके रोए जा रहा था। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध घुलने लगी, जैसे जले हुए पेट्रोल और गले हुए मांस की। पेड़ों की सरसराहट और फुसफुसाहट में बदलने लगी थी, जैसे कोई कह रहा हो, तो अब यहीं रहेगा हमेशा। और फिर वो सही हो गया। फिर राजीव कभी नहीं उठा। बाइक वहीं खड़ी रही। मोबाइल की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और खटिया पर लेटा एक नौजवान लड़का अब सिर्फ एक खोई हुई आत्मा बन चुका था। उस जंगल से अब एक और कहानी जुड़ चुकी थी, एक और आत्मा कैद हो चुकी थी। उसके बाद
सुबह होते ही जोमेटो ऑफिस में हलचल मच गई। राजीव न तो रात भर का वापस लौटा और ना ही किसी का फोन उठाया। आमतौर पर वो हर डिलीवरी के बाद एक मैसेज जरूर डाल करता था, डन सर। लेकिन इस बार बस सब खामोश था। उसका मैनेजर अमित पहले तो समझा कि शायद नेटवर्क नहीं होगा या बाइक पंचर हो गई होगी, पर जब दोपहर तक भी कोई खबर नहीं आई तो चिंता गहराने लगी और राजीव के घर में भी हड़कंप मच चुका था। ऑफिस में सिस्टम से उसकी आखिरी लोकेशन चेक की गई। जीपीएस डिवाइस जो उसकी डिलीवरी ऐप से जुड़ा था, उसमें दिखा कि उसका मोबाइल आखिरी बार बिरसा जंगल पार किसी अनजान लोकेशन से सिग्नल भेज रहा था, वो भी रात 9:43 पे। उसके बाद मोबाइल ऑफलाइन हो गया था। अमित को कुछ समझ नहीं आया। वो जगह ना तो किसी ग्राहक के रिकॉर्ड में थी, ना ही जोमेटो की डिलीवरी रेंज में। तुरंत 2 भरोसेमंद डिलीवरी बॉय विशाल और ताहिर और टीम लीडर मनीष को बुलाया गया। अमित ने उन्हें कहा, राजीव की तलाश करनी होगी। जिस जगह से उसका आखिरी सिग्नल आया था, तुम लोग वहां जाओ, कुछ गड़बड़ है। तीनों लड़कों ने अपनी बाइक निकाली, मोबाइल की लोकेशन में पिन सेट किया और निकल पड़े। शुरुआत में रास्ता ठीक था, शहर की हलचल, सड़क पर गाड़ियां और दुकानें। पर जैसे जैसे वो बिरसा जंगल के करीब पहुंचे, रास्ता सुनसान और वीरान होता गया और एक मोड़ पर आने के बाद जीपीएस अचानक बंद हो गया। मोबाइल में नो नेटवर्क दिखा, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ते रहे। उन्हें भरोसा था कि राजीव वहीं कहीं होगा। शायद बाइक स्लिप हो गई होगी या जंगल में कहीं पर फंसा हो। करीब आधे घंटे तक भटकने के बाद वो उस जगह पर पहुंचे जहां लोकेशन का आखिरी संकेत आया था, लेकिन वहां सिर्फ घना जंगल था। ना कोई रिजॉर्ट, ना कोई गांव, ना कोई घर, ना ही इंसानों की कोई हलचल। बस सूखे पत्तों की आवाज और दूर दूर तक फैला जंगल। विशाल बोला, भाई क्या ये जगह सही है? मनीष ने जवाब दिया, जीपीएस यहीं तक आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है ये जगह नक्शे में कहीं नहीं है। थोड़ी देर वो लोग यहाँ घूमे, राजीव का नाम पुकारा, आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ना उसकी बाइक मिली, ना वो खुद। डर, थकान और उलझन लिए तीनों वापस लौट आए। ऑफिस में सबका चेहरा उतर चुका था और राजीव के घर में तो मातम का माहौल था। राजीव जैसे हवा में कहीं गायब हो गया था। जोमेटो ऑफिस के द्वारा राजीव की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दी गई। थाने में एफआईआर दर्ज हुई, खोजबीन शुरू हुई। पुलिस की एक टीम ने जंगल की तरफ कुछ चक्कर लगाए, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। शहर के कई इलाकों में पूछताछ हुई, पोस्टर लगाए गए, पर सब बेकार। अब 4 दिन बीत चुके थे, पर एक दोपहर बिरसा के जंगल के अंदर एक बूढ़ा लकड़हारा रोज की तरह अपनी कुल्हाड़ी लेकर सूखी लकड़ियां काटने गया था। वो झाड़ियों को काटते काटते एक ऐसे कोने में पहुंचा जहां जमीन थोड़ी खुदी हुई लग रही थी। वहां कुछ झाड़ियां टूटी हुई थी, जैसे किसी भारी चीज से कुचली गई हो। उसे वहां एक मोबाइल फोन पड़ा मिला, मिट्टी से सना हुआ। टूटा नहीं था, बस बंद था। उसने फोन उठाया, कपड़े से पोंछा और अपनी झोली में डाल दिया। वो समझ गया कि ये किसी का कीमती फोन हो सकता है। घर लौटकर उसने अपने लड़के को फोन दिया और फिर उसने उसे चार्ज पर लगाया। थोड़ी देर के बाद जैसे ही फोन चालू हुआ, स्क्रीन पर जोमेटो ऐप खुला हुआ था और ऊपर राजीव लिखा था। स्क्रीन की मैसेज और कॉल की भरमार थी जब फोन खुला। वे आर यू राजीव, प्लीज कॉल बैक इमीडिएटली। कहाँ हो बेटा, जल्दी घर वापस लौट आओ। फोन जैसे ही नेटवर्क में आया, ऑफिस के सर्वर में लट गया, राजीव इज नाउ ऑनलाइन। जोमेटो ऑफिस में सब चौंक गए। मैनेजर अमित ने बिना एक पल गवाए उसी नंबर पर कॉल लगाया। फोन उठाया गया। दूसरी तरफ वही लकड़हारा था। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं अमित बोल रहा हूँ, जोमेटो कंपनी से। ये फोन किसके पास है? लकड़हारा बोला, साहब मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था, ये मोबाइल मुझे जमीन पर गिरा मिला, मैंने तो बस चार्ज लगाकर चालू किया है। तुरंत एक टीम ऑफिस से उस लकड़हारे के पास भेजी गई। फोन लेकर उसने पुलिस स्टेशन लाया गया और फिर जोमेटो की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। और 2 दिनों के बाद जब फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आई, फोन में कई सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली, राजीव की खुद की आवाज में।
जैसे जैसे एक एक फाइल खोली गई, ऑफिस और पुलिस वालों की रूह कांप उठी। पहली रिकॉर्डिंग। मैं शायद रास्ता भटक गया हूँ, जीपीएस काम नहीं कर रहा, लेकिन एक गांव दिखा है सामने, शायद यही रिजॉर्ट है। दूसरी रिकॉर्डिंग। ये जगह बहुत अजीब है, गांव में कोई भी नहीं है, एक बूढ़े आदमी और एक बूढ़ी औरत को छोड़कर। वो बूढ़ा आदमी बोल रहा है खाना यही रख दो, लेकिन कुछ गड़बड़ है क्योंकि यहाँ रिजॉर्ट जैसा कुछ भी नहीं है। तीसरी रिकॉर्डिंग। मुझे लगता है मैं फंस गया हूँ, बार बार एक ही रास्ता आ रहा है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, ये गांव कुछ ठीक नहीं है। और भी ऐसे ढेर सारी रिकॉर्डिंग मिली, मगर उसमें से एक और सबसे जरूरी रिकॉर्डिंग थी। उसमें राजीव रोते हुए बोल रहा था, अगर किसी को ये रिकॉर्डिंग मिले तो प्लीज मेरे घर वालों को जरूर बता देना। मैं बस यहाँ खाना डिलीवर करने आया था, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, और शायद अब मैं लौट नहीं पाऊंगा। इस गांव में कुछ है जो नहीं चाहता कि अब मैं यहाँ से जिंदा वापस जाऊं। अलविदा सबको। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर मुझे माफ कर देना आप, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। अपना ख्याल रखना मेरी प्यारी माँ। उसके बाद रोते रोते गहरी सांस की आवाज आई और फिर रिकॉर्डिंग कट गई। यह रिकॉर्डिंग जब राजीव के माता पिता को सुनाई गई तो उनकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस ने उस क्षेत्र को फिर से खंगाला, लेकिन फिर से कुछ हाथ नहीं लगा। बस एक भयानक जंगल और उसमें बसी हुई एक रहस्यमयी खामोशी, जैसे कोई बात छिपाई जा रही हो, जैसे वहां कुछ था जो इंसानों की दुनिया से परे था। इस घटना की खबर एक के बाद एक पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। कोई नहीं जान पाया कि वो गांव असल में था या नहीं, लेकिन जोमेटो के उस ऑर्डर का रिजॉर्ट कभी किसी को नहीं मिला। कंपनी ने राजीव के परिवार को अच्छी रकम का मुआवजा दिया, लेकिन राजीव का शरीर कभी नहीं मिल सका। आज भी बिरसा जंगल के पार जाने वाले लोग कहते हैं वहां एक जगह है जहां जीपीएस काम नहीं करता और हर रास्ता घूमकर एक ही जगह पर लौट चढ़ता है। राजीव फिर कभी नहीं लौटा, लेकिन उसकी आवाज, उसकी रिकॉर्डिंग आज भी जोमेटो के ऑफिस की फाइलों में मौजूद है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।